हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 के साथ। जो कल हमने चैप्टर नंबर 1 छोड़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने जो चैप्टर नंबर 1 छोड़ा था उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। गाइस, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। उस वीडियो के अंदर आपने देखा रहेगा कि जहां पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, एथिक्स क्या होता है, एथिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम लोग एथिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे फर्स्ट लेवल पे इतना ज्यादा वेटेज क्यों है। कल हमने ये सारी बातें की थी। कल हमने हमारा चैप्टर फर्स्ट भी देखा था, और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि टोटल आपको 5 चैप्टर है, बट मेरे हिसाब से 3 चैप्टर है। अब वो कैसे 3 चैप्टर है, क्या है, उसके लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद आप इस वीडियो पे कंटिन्यू करोगे। क्या चीज क्लियर है? आज हम जो हमने कल छोड़ा था, बस आज हम उसी को क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। क्या चीज क्लियर है? कल हमने समझा था एथिक्स क्या होता है, सीएफए के लिए एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे पास लोगों का पैसा है जिसकी वजह से हमारे लिए एथिक्स क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स एक बिलीव है व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। फॉर एग्जांपल, जैसे कल मैंने बताया था, मैंने नॉनवेज की बात की थी, शायद मेरे लिए ये चीज एथिकल है, आपके लिए ये चीज अनएथिकल है। इज दिस क्लियर एवरीवन? एथिक्स हर एक इंसान के लिए अलग अलग होता है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? चलो, वेरी गुड। ये हमने समझा था। उसके बाद हमारे एथिकल बिहेवियर को लेकर सोसाइटी में क्या अफेक्ट होता है। मैंने कल आपको एक बात बताई थी, सिर्फ आप अकेले नहीं हो, बट ये पूरे के पूरे सोसाइटी को अफेक्ट करता है ना। जैसे आपके क्लाइंट्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए, आपकी कंपनी हो गई, सोसाइटी हो गई, ये सब पे अफेक्ट करता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, लोगों ने ट्रस्ट करके आपको पैसा दिया हुआ है और हम उस पैसों को मैनेज कर रहे हैं। वी आर एन इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल, राइट? इन्वेस्टमेंट बैंकर बोलो या फिर हम लोग बोल सकते हैं एसेट मैनेजमेंट, तो ये हम लोग हैं और हमको जनता ने पैसा दिया हुआ है, और वो भी बहुत ट्रस्ट के साथ। कल ही मैंने बताया था आपको कि ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज है, और उसमें भी अगर पैसा आ जाए तो वो बहुत बड़ी चीज है। क्या चीज क्लियर है? ये चीज हमने पढ़ी थी। अरे राइट और नो? अभी यहां पर कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है? कोड ऑफ एथिक्स मतलब ये एक रिटर्न प्रिंसिपल है। जैसे मैंने बताया था आपको कि लॉ जो है वो रिटर्न होता है। जब कोई चीज रिटर्न होती है, टैंजिबल फॉर्म में होती है, तो वो ज्यादा अफेक्टिव होती है। क्या ये चीज क्लियर है? अभी यही चीज अगर मैं कोड ऑफ एथिक्स की बात करूं तो ये भी लिखा हुआ है। सर कहां लिखा हुआ है? हमारे यहां पर 7 स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं कोड ऑफ एथिक्स के लिए। क्या ये चीज क्लियर है क्या? ये हम सारे स्टैंडर्ड्स जब पढ़ेंगे तब तो बहुत मजा आने वाला है, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। उसके बाद ये खत्म किया था। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल? प्रोफेशनल क्या होता है? प्रोफेशनल मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर एक पर्सन जिसको उस चीज का बहुत इन डेप्थ नॉलेज है। जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम एन लॉयर, एक्चुअली आई एम एन एडवोकेट। क्या ये चीज क्लियर है? आई एम एन एडवोकेट और मेरे को लॉ का बहुत इन डेप्थ नॉलेज है। ठीक है, अगर आप लॉ के बारे में कुछ भी पूछोगे तो आई कैन आंसर एवरीथिंग, राइट? ऐसी चीज है। यहां पर ना मैं प्रोफेशनल हूं, राइट? आई हैव एन एक्सपीरियंस, आई हैव डन माई लॉ मास्टर्स, एवरीथिंग। Is this clear everyone? You as a investment professional, अभी देखो ना, हम बैचलर पे है ना हम मास्टर पे, वी आर एन प्रोफेशनल। जब मैं बोलता हूं हमारे पास प्रोफेशनल डिग्री है, दैट मीन्स वी आर प्रोफेशनल। इज दिस क्लियर? एंड व्हेन आई टॉक अबाउट प्रोफेशनल, सो यू आर मास्टर इन इन्वेस्टमेंट। आपको पता है कहां पर इन्वेस्ट करना है, क्या इन्वेस्ट करना है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स मनी। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट मनी, सो देयर आर द पीपल हु आर गिविंग यू द मनी, एंड दैट टू ऑन द ट्रस्ट। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये चीज हमने पढ़ी थी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने बताया था आपको, है ना। जैसे हमने बात की थी टैंजिबल और इंटैंजिबल की बात की थी, तो हमने देखा था कि सर टैंजिबल एसेट बेचना बहुत ईजी है। जैसे मैंने कल फोन दिखाया था आपको कि फोन बेचना बहुत ज्यादा ईजी है ना। पर ये फोन के सामने अगर आपको सर्विस बेचना है तो वो बहुत हार्ड हो जाता है, बिकॉज वो ट्रस्ट का एक फैक्टर आ जाता है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? ये भी हमने समझा था कि क्योंकि आप एक प्रोफेशनल करियर में हो जहां पर आप इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट वगैरह सब करने वाले हो, लोगों का पैसा लेने वाले हो, उसको इन्वेस्ट करने वाले हो, लोगों को गाइड करने वाले हो, तो यहां पर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। और सर्विस को देने के लिए बहुत 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 ज्यादा प्रॉब्लम आता है, बिकॉज अगर यही चीज टैंजिबल होती तो ये बहुत इजीली चली जाती। क्या ये चीज क्लियर है क्या? उसके बाद हमने ये सब चीजें देखी थी। थोड़ा सा ऊपर आने के बाद हमने एक टॉपिक नहीं देखा था। ठीक है, हम यहां से क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। यहां तक जो है हमने हमारा पार्ट कंप्लीट किया हुआ था। क्या ये चीज क्लियर है? आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सप्लेन प्रोफेशनलिज्म इन मैनेजमेंट। आ जाओ, क्या बोला है? इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशनलिज्म कैसे आएगा, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले। एकदम रिलैक्स होकर आपको ये सुनना है ना। चलो, एक्सप्लेन प्रोफेशनलिज्म इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। आ जाओ, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशनलिज्म कैसे लाएंगे। जैसे देखो क्या बोला है, क्लाइंट्स of investment professional rely on their expertise, judgment and ethical principle and many characteristics of a professional we have described apply.
अभी देखो, सारे के सारे लोग ना आपके एक्सपर्टीज पे, आपके एथिकल बिहेवियर पे पैसा लगाते हैं, ठीक है। आप एक्सपर्ट हो, इसके लिए आपको पैसा दिया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने म्यूचुअल फंड में एसआईपी करवाया। अभी हम लोग सो रहे हैं आराम से। हम लोग क्यों सो रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि जो भी इंसान हमारा फंड मैनेज कर रहा है वो बहुत सॉर्टेड बंदा है, उसको सब कुछ आता है, वो हमारा फंड डुबाएगा नहीं। अब उसने हमको बोला कि हम लोग आपको 20% रिटर्न देंगे। देखो, एट द एंड अगर पैसा डूब भी गया तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और ये तो आपको भी पता है, स्टॉक मार्केट की ऐसी चीज है, डूब गया तो डूब गया, बन गया तो बन गया। तो फिर भी मुझे एक ट्रस्ट है कि वो इंसान जिसको मैंने पैसा दिया हुआ है, या वहां पर जहां पर मैंने एसआईपी करवाया है, वो इंसान पैसा नहीं डुबाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? और मैं उसके स्किल, जजमेंट और उसके एथिकल बिहेवियर पे क्या कर रहा हूं? रिलाई कर रहा हूं। अरे हाँ या ना? एथिकल प्रिंसिपल are of great importance because client often do not have significant knowledge about financial security, fee structure and source of potential bias. अभी देखो, दिक्कत क्या होता है ना, अगर एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट आता तो गधों में म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों डालता? टेक्निकली व्हाट इज म्यूचुअल फंड? हम सब ने जो पैसा म्यूचुअल फंड में दिया है वो जाके शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है शेयर का, इसके लिए तो मैं म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ। तो म्यूचुअल फंड वाला क्या करता है? शेयर में पैसा डालता है। अरे गधो, जब मुझे अगर नॉलेज होता तो फिर मैं क्यों डालता पैसा? तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि यहां पर मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड वाले को पैसा दिया हुआ है, इसके लिए मैंने सीएफए को पैसा दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर को पैसा दिया हुआ है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? Currently, some financial professionals are held suitability standards while other are held in fiduciary standards. Now, what is fiduciary standards? अभी ना fiduciary relationship को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी होता है, ठीक है। कंपनी में दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है, एक जो कंपनी के अंदर मैनेजमेंट करता है। अभी जो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, जो भी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसका क्या सीन है? तो वो कंपनी में पैसे लगाएगा और रिलैक्स करेगा। और एक होता है जो कंपनी को मैनेज करता है, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और कंपनी में पैसा कौन लगाता है? शेयर होल्डर। बराबर है। शेयर होल्डर ने डायरेक्टर को पैसा दिया, शेयर होल्डर ने डायरेक्टर को पैसा दिया, और डायरेक्टर ने शेयर होल्डर का पैसा लिया, उसको बिजनेस में लगाया और उससे प्रॉफिट कमा के शेयर होल्डर को दिया। क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर फिड्यूशियरी रिलेशन है क्या? हाँ, तो इसको बोलते हैं फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। वैसे ही हम हमारा पैसा किसको देते हैं? एसेट मैनेजर को देते हैं, और वो उस पैसे को क्या करता है? मैनेज करता है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ, क्या ये चीज क्लियर है क्या? ठीक है। suitability refers to the match between client's return requirement and risk tolerance and the characteristics of securities recommended. A fiduciary standard is stronger, requiring professional to use their knowledge and expertise to act in the best interest of client. तो क्या बोलता है fiduciary standard कि भाई साहब आप आपका स्किल और नॉलेज लगाओगे। अरे गधो, शेयर होल्डर जब भी कंपनी में पैसा लगाता है तो वो किसको चलाने देता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। क्यों चलाने देता है? बिकॉज उसी को तो आता है सब कुछ। अरे हमको आता तो हम नहीं चलाते क्या? पर ये चीज हमने किसको दे दिया है? प्रोफेशनल लोगों को दे दिया है। समझा क्या? तो आज मैंने पैसा किसको दिया है? म्यूचुअल फंड वाले को दिया है। क्या सोच के दिया है? कि ये इंसान तो इस पैसों से मुझे रिटर्न्स देगा। यहां पर आता है एथिकल बिहेवियर। क्या ये चीज क्लियर है क्या? पक्का 100%? हाँ, अभी मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। ये कंसेप्ट मैं आपको बाद में भी समझाऊंगा, बट अभी मुझे ये कंसेप्ट समझाना है ताकि इससे थोड़ा सा और आपको बेटर आइडिया आएगा, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप लोग सीएफए बन गए, है ना, जो कि आप बनने ही वाले हो। आप लोग सीएफए क्या कर गए? बन गए, ठीक है। जैसे ही आप लोग सीएफए बन गए, जैसे आपके पास डिग्री आ गया, आप बहुत खुश हो। ये थोड़ा उदास लग रहा है, इसको थोड़ा खुश किया जाए। जैसे ही आप सीएफए बन गए, आप बहुत ज़्यादा क्या हो? खुश हो, ठीक है। अभी आपको है ना इन्वेस्टमेंट एडवाइस करना है, तो आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस करने के लिए आपके एक फ्रेंड के घर या एक इंसान के घर चले गए। लेट्स टेक, इस इंसान का नाम अपना फेवरेट राजू है। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? आप राजू के घर चले गए, है ना। जैसे आप राजू के घर चले गए, आपने उसको क्या बोला? राजू, मेरी बात ध्यान से सुन। राजू कितना कमाता है? सर, लड़की को एज और लड़के को सैलरी नहीं पूछते। गधो, आप तो पूछ ही सकते हो। क्यों सर? बिकॉज आप उसके पैसों को मैनेज करने वाले हो। तो राजू ने बोला कि मेरा सैलरी है ना 50,000 रुपीज़ है। कितना है मेरा सैलरी? 50,000। रियलिस्टिक एग्जाम्पल, 50,000 रुपीज़ क्या है मेरा सैलरी है। तो फिर आपने पूछा कि राजू, क्या तू शादीशुदा है क्या?
अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे सवाल पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑब्वियसली पूछने चाहिए। सर आप क्या पढ़ा रहे हो, एथिक्स पढ़ा रहे हो या क्या पढ़ा रहे हो? अरे गधो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सवाल तो हमें पूछना ही चाहिए कि क्या आप शादीशुदा हो या नहीं। सर क्यों पूछना है कि आप शादीशुदा हो या नहीं? समझो, अगर ये राजू सिंगल होता, ठीक है, मेरी तरह अगर ये राजू क्या होता, सिंगल होता, तो लॉजिक क्या था कि राजू का जितना भी इनकम आ रहा है वो एक्सपेंस नहीं होता होगा। बिकॉज देखो, ऐसा नहीं बोल रहा बीवी आने के बाद खर्चे होते हैं, टेक्निकली हाँ, बट अगर इन जनरल में बताओ तो जब एक इंसान से दो इंसान होता है तो स्पेंडिंग थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब आप मुझे ये मत बोलना कि लड़की भी कमाती होगी, एग्रीड, बस खाली एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले रहा हूँ, ठीक है। तो राजू ने बोला कि हाँ मेरी बीवी है, वेरी गुड, तो राजू की एक बहुत प्यारी सी क्या है, बीवी है। उसके बाद हमने सवाल पूछा कि क्या राजू तेरे बच्चे हैं क्या? राजू ने बोला हाँ मेरा 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक थोड़ा ज़्यादा छोटा बन गया, ठीक है। अब आपने राजू को ये सारे सवाल पूछे, सर क्या ये सवाल ज़रूरी है क्या? हाँ ये सवाल ज़रूरी है। क्यों? ध्यान से समझना। अभी आपने राजू को पूछा तो मतलब तेरी एक वाइफ है और तेरे 2 बच्चे। लेट्स टेक एग्जांपल, वाइफ जो है वो हाउसवाइफ है और ये 2 चिल्ड्रन है, ये दोनों डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? राजू पे डिपेंडेंट है। अभी मुझे एक बात बताओ, जब राजू की वाइफ और 2 बच्चे, 4 लोग टोटल घर पे हैं, सैलरी 50,000 है, तो अब आप राजू को क्या पूछोगे कि राजू तो ये 50,000 में से कितना पैसा तेरे पास बचता है? तो राजू बोलता है हर महीना मेरे पास 10,000 रुपीज़ क्या होता है, बचता है। हर महीना मेरे पास 10,000 रुपीज़ बचता है। आपने बोला बहुत अच्छा राजू। अब राजू मुझे एक बात बता, ये 10,000 अगर मैं इसको इन्वेस्ट करूं तो क्या तुझे कोई दिक्कत है क्या? तो राजू ने बोला नहीं। तो आपने क्या बोला, देख राजू 10,000 तो मैं इन्वेस्ट कर दूं, पर क्या तेरे पास 60,000 रुपीज है क्या एक्स्ट्रा? अब आप बोलोगे सर ये कैसा सवाल हो गया, 60,000 एक्स्ट्रा क्यों चाहिए? एक चीज समझो, इन फ्यूचर अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर राजू का जॉब जो है वो चला जाता है, मान लेते हैं राजू का जॉब चला जाता है, तो एटलीस्ट ये 6 महीने का SIP क्या राजू के पास पड़ा हुआ है क्या? अब ऐसा तो ना हो, देखो लाइफ अनसर्टन है, जॉब अनसर्टन है, जॉब कभी भी जा सकता है, कभी भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट फॉर अ सेफर साइड हम कहते हैं कि हर महीने तो हम 10,000 का SIP करेंगे, बट इन केस जॉब छूट जाता है तो मिलने में 3, 4, 5, 6 महीना लग जाएगा। तो क्या तुम्हारे पास 6 महीने का SIP ऑलरेडी साइड में है क्या? राजू ने बोला है। तो अब आप राजू को क्या दोगे, प्लान दोगे। अभी आप क्या देखोगे कि राजू के सामने 4 लोग हैं, मतलब राजू को मिलाकर 4 लोग हैं, जिसमें से 3 डिपेंडेंट है। अब आपको जो राजू का 10,000 है ना, उसको बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। सर क्यों नहीं ले सकते? अभी राजू के जो बच्चे हैं वो बड़े होने बाकी हैं। तो ये पूरा एनालाइज करने के बाद ही आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट प्लान देना है। अब ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सब कुछ आप करते हो अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस कर रहे हो तो। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मगज में आ रही है? क्या समझा आपको ये चीज? तो ये लोग है ना आपके ऊपर डिपेंड होते हैं। अभी जैसे सिंपल सा बात है, राजू 50,000 कमाता है, उसमें से 40,000 उसका स्पेंडिंग है, समझो फीस हो गया, सब कुछ मिला के अभी 10,000 रुपए, तो साल का 1,20,000 हो गया। अब ये जो 1,20,000 है ना, उसको इन्वेस्ट करने के लिए उसको पता नहीं है, इसके लिए तो वो आपके पास आ रहा है। अब आप क्या करोगे पता है, वो बेचारे का हार्ड अर्न मनी जो उसने 10,000 रुपया सेव करके रखा है, क्या आप एक गलत स्टेप या एक गलत कमीशन के चक्कर में उसको पूरा वेस्ट कर दोगे क्या? द आंसर इज नो। आप कोशिश करोगे कि राजू को एटलीस्ट 25 to 30% तो रिटर्न मिले, ताकि वो भी खुश और उसका फैमिली भी खुश। क्या ये चीज क्लियर है? क्या तो ये सारी चीजों के बारे में ना रीड करना पड़ता है, ये सारी चीजों का नॉलेज, एक्सपर्टीज होना चाहिए, और इन सब में एक चीज बहुत जरूरी है, एथिकल काम करना। क्या ये चीज क्लियर है? क्या यस, आर यू श्योर? पक्का? चलो आ जाओ। यस, नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे हम लोग। कहाँ गया वो टॉपिक? हाँ, ये यहाँ पे मजा आने वाला है, बट इससे पहले अपन ये टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं ताकि ये खत्म हो जाए। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम लोग MCQ भी करते हुए चलेंगे, टेंशन लेने का नहीं है, आराम से पूरा वीडियो देखना है, इसमें MCQ सब कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार आपने पूरा एथिक्स का वीडियो देख लिया ना, पूरे जितने भी एथिक्स के वीडियो वो सब एक बार देख लिया ना, और ये एकदम वन शॉट है, मतलब ऐसा एकदम
फटाफट देखने का इसको, एक बार एथिक्स करने के लिए बैठे तो पूरा टाइम में एथिक्स खत्म करने का, और जैसे ही सब एथिक्स खत्म करोगे ना, लास्ट का जो पूरा एमसीक्यू सेशन खत्म करोगे ना आप लोग, जो मजा आने वाला है ना, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आने वाला है ना, आप बोलोगे अरे सर मजा आ गया, क्या ये चीज़ क्लियर है क्या। बट मेरा खाली एक ऐसा रहेगा कि ऑब्वियसली बात है ये लेक्चर्स तो है, बट मेरा ऐसा रहता है कि इसको ख़त्म करने के बाद एक बार तो आपको आपके जो मॉड्यूल है उससे पढ़ना चाहिए, क्या ये चीज़ क्लियर है। जो चीज़ अगर छूट गई है तो वो पढ़ना चाहिए, वरना तो मैं कवर करवाता ही चलूँगा। चलो आगे बढ़ेंगे क्या बॉस, यस आ जाओ। क्या बोला है, आइडेंटिफाई चैलेंजेस टू एथिकल बिहेवियर। अच्छा अभी मुझे एक बात बताओ, आप तो एथिकल हो, आप एकदम एथिकल हो, आपने मुझसे एथिक्स पढ़ा है, अब आप एकदम एथिकल हो गए है ना, आप ऑफिस में भी एथिकल बिहेव करने वाले हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी एथिकली ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट प्लान भी एथिकली कर रहे हो, पर आपको नहीं लगता कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा जिससे आप हल्का हल्का अनएथिकल काम करोगे। सर हल्का हल्का अनएथिकल मतलब, ध्यान से सुनना, देखो कैसा होता है ना, हम ना बहुत शिद्दत से पढ़ते हैं, बहुत शिद्दत से है ना, हम टाइम टेबल बनाते हैं है ना, उसके बाद हम लोग पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं बहुत शिद्दत से। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप लोग बहुत शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हो है ना, अब आपने प्लान बना लिया है कि एग्जाम के लिए 30 डेज बाकी है, 30 डेज प्लान, 30 डेज के अंदर मेरे को एग्जाम क्लियर करना है, आपने आपके 10 सब्जेक्ट निकाले, अब आपने पूरा प्लान बना लिया। अब क्या बोला था मैंने, लाइफ अनसर्टन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10 दिन आपने फुल शिद्दत से पढ़ाई की और अचानक एक दिन आपका प्लान बना कि चलो घूमने जाते हैं, या तो घर के अंदर कोई फंक्शन हो गया, या तो कोई बीमार पड़ गया, या शायद आप बीमार पड़ गए, कोई भी चीज ऐसी हो सकती है। तुमको नहीं लगता अब स्लोली ऐसा हो सकता है कि आपका जो प्लान था उसके अंदर आप थोड़े से डगमगा गए, मतलब जहां पर आपने प्लान किया था कि मैं हर रोज 12 घंटे पढ़ूंगा, वहां शायद कुछ दिन ऐसे हो गए जहां आपने 6 घंटे पढ़ा, या कुछ दिन ऐसे हो गए जहां आपने पढ़ाई ही नहीं की। होता है कि नहीं होता है, यस। वैसे ये पूरे प्लान के अंदर जो अड़चने आती है, वैसे आपके एथिकल बिहेवियर के अंदर भी अड़चने आ सकती है। सर कैसे अड़चने आ सकती है, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, और जबकि एग्जाम्पल पे बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स दिए हुए जो हम पढ़ने वाले हैं, बट उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। हुआ क्या सर, हुआ क्या, तो हुआ ऐसा कि आप एकदम एथिकल बिहेव कर रहे थे, आप आपके काम में भाई साहब, मतलब आपसे एथिकल इंसान कोई नहीं, मतलब मैं भी एथिकल नहीं, आप एकदम एथिकल है ना, देव मानुस ना, भगवान का आदमी, तो आपने ना फुल एथिकल बिहेव किया, ठीक है। अब हुआ क्या, एक दिन ना आप एकदम एथिकल काम कर रहे थे और आपको एक कॉल आया, और आपको बोला कि क्या आप सीए पे बात कर रहे हो, आपने बोला यस ऑब्वियसली, और बोला कि आपसे एक छोटा सा काम है, आपने बोला बोलो ना। तो उन्होंने बोला कि एक मार्केट में स्टॉक आया है, उसको पिक करने का है, मतलब उसको बाय करने का है, बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है। आपने बोला ठीक है मैं ना रीड करके आपको बताता हूँ करके। तो उन्होंने बोला अरे यार रीड क्या करना है उसमें, हम पे इतना भी भरोसा नहीं है क्या, ऐसा वैसे सब कुछ बोला आपको है ना। और आपने बोला नहीं बिना रीड किए कैसे पता चलेगा। फिर उसने बोला कि अरे मैं तो तुम्हारे बॉस का दोस्त बात कर रहा हूँ, अभी आपके कंपनी के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक बॉस है, ठीक है, एम्प्लॉयर है आपका, और वो बोलता है मैं उसका दोस्त बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने बोला अच्छा, फिर भी आपने बोला नहीं यार एक बार तो मैं मार्केट रीड कर ही लेता हूँ, एक बार तो कंपनी को रीड कर ही लेता हूँ, क्या है वो कंपनी में। तो बोलता है भाई मैंने सुना कि आपके घर पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा पैसों वैसों को लेकर थोड़ा दिक्कत है आपके घर पे, ऐसा वैसा, थोड़ा इमोशनली ऐसे ना वीक करते क्या आप, है ना। तो आपने बोला हाँ। फिर बोलता है भाई थोड़ा है ना एक 20-25 लाख रुपए ना आपको आपके अकाउंट में भेज रहा हूँ। अब जैसे ही बोला 20-25 लाख अकाउंट में भेज रहा हूँ, तो अब ऐसा हो जाता है ना कि अरे हाँ यार इसने 20-25 लाख रुपए भेजा, अभी थोड़ा इसका बात सुनना पड़ेगा। तो आपने क्या क्या पता है, बोला चलो ठीक है अगर आप बोल रहे हो तो फिर मैं एक काम करता हूँ, स्टॉक खरीद लेता हूँ। यहाँ पर ना जो एथिकल बिहेवियर था वो आपका चेंज हो गया, क्यों, बिकॉज ये सोशल प्रेशर है ना, या पीयर प्रेशर, या मैं बोल सकता हूँ सोशल इन्फ्लुएंस से क्या हो गया, आपका एथिकल बिहेवियर वो चेंज हो गया। यही चीज़ नहीं करनी, क्या ये चीज़ क्लियर है, क्या यही चीज़ नहीं करनी है। जब आप वर्क प्लेस पे हो, आप प्रोफेशनल हो, तब आप प्रोफेशनल हो, है ना। कोई भी, अच्छा किसी ने आपको गिफ्ट दिया है, एक्सेप्ट नहीं करना, हाँ एक्सेप्ट कर सकते हो, उसका भी रूल्स है, वो हम स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, कितना एक्सेप्ट करना है, कंपनसेशन जिसको हम बोलते हैं, कितना एक्सेप्ट करना है कितना नहीं एक्सेप्ट करना। सेकंड, कोई अगर कमीशन दे रहा है क्या उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगेन उसका भी रूल है ना, हर चीज़ डिस्क्लोज करनी होती है और हर चीज़ ना कायदे में लेनी होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, है ना, कोई समझो आपका एक समझ वही आपके बॉस का दोस्त है ना, तो वो आपका बर्थडे आया, तो अभी उसने आपके बर्थडे पे आपको एक छोटा सा चॉकलेट का बॉक्स गिफ्ट दिया, ठीक है, उतना तो किसी को भी समझ में आता है कि हाँ चॉकलेट का बॉक्स गिफ्ट दिया। पर आपके बर्थडे पे वो बंदा मर्सिडीज एस क्लास गिफ्ट कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों
का कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, वो तुम्हारे बॉस का दोस्त है, इतनी भी कोई गहरी दोस्ती नहीं है। अब यहाँ पर आप गिफ्ट ले रहे हो, अभी ये क्या है ना, गलत है। अभी इसका पूरा लॉ जो है वो आगे दिया हुआ है, बट ऐसे सिनेरियोज में ना हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और अनएथिकल काम करते हैं। अरे हाँ या ना, चलो देखते हैं। One challenge to ethical behavior is that individuals tend to overrate the ethical quality of their behavior on a relative basis and overemphasize the importance of their own personal traits in determining the ethical quality of this behavior. अभी देखो ध्यान से सुनना। It is claimed that external और situational influence, अभी क्या बोला है, external, internally, external की बात कर रहा हूँ, are more important determinant of an ethical quality of behavior than internal personal traits दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। अभी एक छोटी सी बात बताता हूँ, अंदर से आप फुल्ली मोटिवेटेड हो, यू नो, फुल्ली मोटिवेटेड हो कि भाई अपन तो कुछ नहीं करेगा, अपन तो एकदम एथिकल काम करेंगे, ये वो सब, है ना। पर बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है ना, वो अनएथिकल करने के लिए बोल रहा है। बाहर से जो भी एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है वो क्या बोल रहा है, अनएथिकल काम करना है। क्या चीज क्लियर है? देखो, वन सिचुएशनल इन्फ्लुएंस इज सोशल प्रेशर फ्रॉम अदर्स। अच्छा, सब अनएथिकल काम करे तो अपन भी अनएथिकल काम करेंगे। सिंपल से एक बात बताता हूँ, है ना, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे दो। जैसे आपने सुना रहेगा, आपके घर वाले बोलते कि अगर 4 लोग कहीं सिगरेट पी रहे तो तुझे जाके खड़ा नहीं रहना। क्यों? क्योंकि 5वां सिगरेट पीने वाला तू ही होगा। क्यों? वो सोशल प्रेशर होता है। अरे एक 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 कुछ नहीं होता, एक से कुछ नहीं होता, एक 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 करते करते फिर आप कब सुट्टेबाज बन जाते हो पता ही नहीं चलता। अरे हाँ या ना। तो टेक्निकली क्या मैं बोल सकता हूँ, ये चीज़ गलत है क्या? 100% गलत है। वो जो सोशल प्रेशर, सोशल इन्फ्लुएंस आता है ना, उससे आप लोग क्या करते हो, गलत काम करना शुरू करते हो। कॉलेज में जाने के बाद एल्कोहल जब हम पीते ना, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अरे कुछ नहीं होता है, एक बार तो ट्राई कर, एक बार। अब वो जो सोशल इन्फ्लुएंस है ना, वही आपको क्या करवाता है, गलत काम करवाता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपका एम्प्लॉयर एथिकल है तो 100% आप क्या बन जाओगे, एथिकल बन जाओगे। क्या चीज़ क्लियर है? तो यहाँ पर क्या बोला है हमने, एक सिचुएशनल इन्फ्लुएंस जो आपको अनएथिकल काम करने में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, दैट इज सोशल प्रेशर फ्रॉम अदर। अच्छा, वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर आपका सोसाइटी, मतलब जहां पर आप काम कर रहे हो, अगर वो एथिकल काम करेगा तो आप भी एथिकल काम करोगे। समझा क्या? अगर वो एथिकल काम करेगा तो 100% आप भी क्या करोगे, एथिकल काम करोगे। अरे यस और नो? यस सर। Loyalty to an employer, supervisor, organization and co-worker can cause individual to act in unethical way as they place more importance of their self-interest and short-term result than the longer-term result and the ethical quality of their decisions and behavior. अभी क्या बोला है, लॉयल्टी टुवर्ड्स एम्प्लॉयर, सुपरवाइजर, ऑर्गेनाइजेशन, कोवर्कर कैन कॉज द इंडिविजुअल टू एक्ट अनएथिकल। क्यों सर? अगर हम देखो, नो डाउट आपको एम्प्लॉयर के तरफ तो क्या करना है, एथिकल बिहेव करना ही है, पर इतना भी ज़्यादा उनके ऊपर मत करो। बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था, क्लाइंट्स इंटरेस्ट फर्स्ट। क्लाइंट का इंटरेस्ट ना हमेशा पहले होता है। जब आपको ऐसा लगे कि क्लाइंट के लिए काम करना है, मतलब क्लाइंट के लिए वो काम करना है। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? यस सर, ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट, firm which strict rule based compliance procedures run the risk and fostering a culture that is so focused on adhering compliance rules that individual only ask themselves what they can do। अभी ना कहीं पर ना ऐसे strict rules बनाए होते हैं, compliance procedures बनाए होते हैं कि भाई अगर आपको ऐसा ही ethically क्या करना है, behave करना है, तो आपको वैसे ही ethical क्या करना पड़ता है, behave करना पड़ता है। कल याद है मैंने आपको एक बात बताया था, मैं आपको आज एक चीज़ दिखाऊंगा, तो आज वो चीज़ दिखा रहा हूँ मैं। सब लोग ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, बहुत 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 ज़बरदस्त चीज़ है। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? आ जाओ। ध्यान से सुनना, आज मैं आपको एक जबरदस्त चीज़ दिखा रहा हूँ गाइस, सिर्फ आप लोगों के लिए। टाटा कोड ऑफ कंडक्ट, अभी ठीक है ये 2015 का है, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, थोड़ा समझते हैं। अच्छा, मैंने क्या बताया था, जब भी मैं टाटा की बात करता हूँ, जब भी मैं किसकी बात करता हूँ, टाटा की बात करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली अंदर से फील होता है कि ये टाटा एथिकल कंपनी है, ये टाटा हमेशा अच्छा ही करेगा। सो यस, ये हमेशा अच्छा ही करेगा, है ना भाई। एक चीज़ बताता हूँ मैं, एक चीज़ टाटा की, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये एथिकल चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे देखो, टाटा क्या करता है ना, टाटा अपने सारे एम्प्लॉयज़ को क्या बोलता है, इन केस, सिर्फ एम्प्लॉयज़, हाँ एम्प्लॉयज़, मुझे पेरेंट्स का पता नहीं, बट एम्प्लॉयज़ तो पक्का है। इन केस अगर एम्प्लॉय पूरे इंडिया में, सिर्फ इंडिया में कहीं पर भी जा रहा है, ठीक है, कोई भी स्टेट में, कोई भी इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी जा रहा है, और अगर मान लो उसको कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या हार्ट रिलेटेड कोई इशू हो गया, या गिर गया, बेहोश हो गया, बीमार पड़ गया, कोई भी चीज़,
रास्ते पे, ऑफिस में, घर में, कुछ भी, उसको टाटा को वो लोग एक नंबर देते हैं, उस पर कॉल करना है, तुरंत एम्बुलेंस आता है आपको लेकर सबसे नज़दीक में जो भी टाटा का हॉस्पिटल होगा। अगर कंडीशन लगी कि हाँ भाई थोड़ा सा खींच सकते तो आपको टाटा के हॉस्पिटल लेके जाएंगे। वहाँ पर आपका पूरा का पूरा मेडिकल चीज़ है फ्री, है ना, पूरा पूरा मेडिकल चीज़ है फ्री, ठीक है, कोई भी खर्चा नहीं लेंगे आपके, कोई भी बीमारी क्यों ना हो वो लोग फ्री में करते हैं। अच्छा, अगर आप टाटा के एम्प्लॉय हो तो फर्स्ट। सेकेंड, अगर जो बहुत लोअर लेवल पे काम करते हैं जैसे वॉचमैन्स हो गए, पियून्स हो गए, ये सब लोग हो गए, उनके बच्चों का एजुकेशन टाटा देखता है। टाटा के इतने फाउंडेशंस है, टाटा के इतने हॉस्पिटल्स है फ्री, तुम समझ रहे हो। अभी तुम बोलेगा ये एथिकल नहीं, एनजीओ हो गया, ठीक है एनजीओ हो गया, बट टेक्निकली तुमको नहीं लगता वो एथिकली काम कर रहा है? मतलब उसको अपने साथ साथ वो सोसाइटी को भी देख रहा है कि भाई अपने को सोसाइटी को भी क्या करना है, डेवलप करना है। तो ये चीज़ कौन करता है? टाटा करता है। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ये सब आप पढ़ सकते हो। देखो यहाँ से ना कंटेंट स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि उनके वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है, स्कोप एंड पर्पस ऑफ दिस कोड आर कोर प्रिंसिपल फॉर एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, एवरीवन के लिए क्या क्या हमने लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सब आप पढ़ सकते हो। हाँ, ये देखो टाटा के वैल्यूज़ क्या है ना, संस्कार क्या होता है टाटा का? इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। इंटीग्रिटी में क्या बोलते हैं? वी विल बी फेयर, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल इन आर कंडक्ट, एवरीथिंग वी डू मस्ट स्टैंड द टेस्ट ऑफ पब्लिक स्क्रूटिनी। सारी चीज़ें पब्लिक चेक करेगी, पब्लिक को पता होना चाहिए पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, है ना। उसके बाद उन्होंने क्या बोला? रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ सोसाइटी के लिए नहीं बट एनवायरनमेंट के लिए भी क्या है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारे पेड़ पौधे, CSR, ये सारे काम टाटा करता है, ठीक है। उसके बाद एक्सीलेंस, इसके अंदर भी उनका क्या है? एक्सीलेंस है। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? उसके बाद वी विल बी पैशनेट अबाउट अचीविंग द हाइएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, ऑलवेज प्रमोटिंग द मेरिटोक्रेसी। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? तो ये सारी चीज़ें टाटा की क्या है यूनिटी वगैरह रहता है और ये सब चीज़ें, है ना। चलो अब आ जाते हैं चीज़ पे। अब यहाँ से मुझे बताना है, अब ये हर कंपनी का होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टाटा का है। अब जो भी कंपनी में जाओगे ना, बड़ी बड़ी कंपनीज का, उनका एक कोड ऑफ एथिक्स होता है जो आपको रीड करना ही है, मतलब कंपलसरी है वो चीज़, समझे? ठीक है, देखो दिस कोड सेट्स आउट हाउ वी बिहेव विद आवर एम्प्लॉयज और दोज हु वर्क विद अस, कस्टमर्स हो गया, कम्युनिटीज़ हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये सब कि कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें बताई है उन्होंने, ठीक है। चलो अभी देखो कोर प्रिंसिपल क्या है, उसके बहुत सारे कोर प्रिंसिपल है। सबसे पहला, वी आर कमिटेड टू ऑपरेटिंग आवर बिजनेस कन्फर्मिंग द हाईएस्ट मॉरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, है ना। वो कभी भी ब्राइबरी, रिश्वत वगैरह का काम नहीं करते, करप्शन नहीं करते। अभी तुम मेरे को बोलोगे सर ज्ञान मत बांटो, ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो ये सब नहीं करता। एग्रीड, थोड़ा बहुत करप्शन करते हैं बट टॉप लेवल मैनेजमेंट में नहीं होता। शायद कहीं गली में कहीं ना कहीं वो छोटे मोटे करप्शन होते रहेंगे, बट हाँ एकदम टॉप लेवल मैनेजमेंट में नहीं करते, है ना। और हाईएस्ट एथिकल चीज़ों को ये लोग फॉलो करते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? ठीक है, वो सब लोग को इक्वल ट्रीट करते हैं, है ना। उसके बाद सेफ्टी वगैरह देखते हैं, वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते सेफ्टी से, हेल्थ वगैरह सब कुछ देखते हैं सारे के सारे वर्कर का, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है, ठीक है। वी शैल रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ आवर स्टेक होल्डर्स, परफेक्ट। कोई भी ऐसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इसके अंदर एंगेज नहीं है। अगर जो लॉ मना करता है कोई चीज़ बेचने से तो कभी वो लोग वो सब चीज़ें नहीं बेचते। तो ये सारी चीज़ें ना टाटा की है, अरे हाँ या ना, बस। तो ये सब उन्होंने लिखा हुआ है। जैसे देखो और बताता हूँ, एम्प्लॉयज़, आर एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बोला उन्होंने? जैसे देखो एम्प्लॉयज़ के लिए उनका एथिकल चीज़ क्या है कि वी प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल आर एम्प्लॉयज़ एंड ऑल एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट इन आर कंपनी। तो सब लोगों को क्या बोला है कि हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, मेल हो फीमेल हो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और ये होता है ऐसे कंपनीज वगैरह में होता है कि मेल फीमेल के अंदर ना भेदभाव होता है, बट यहाँ पर नहीं होगा, है ना। कभी भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा ऑन द रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, कोई भी चीज़ को लेकर। क्या चीज़ क्लियर है क्या? तो या फिर तुम्हारा मैरिटल स्टेटस, ये सब चीज़ें ऐसा वैसा। अब ना इसके अंदर एक मतलब ऐसे एक चीज़ हुआ था कि मतलब अभी आपको पता है टाटा का खुद का एक एयरलाइंस है ना, एयर इंडिया है, और उसके बाद उसका वो अपना दूसरा कौन सा था, विस्तारा। अभी उसके अंदर जो एयर होस्टेस है उनको एक सर्टन एज के बाद या मैरिज के बाद आफ्टर सर्टन एज उनको नहीं रखते हैं काम पे, बिकॉज अभी होगा उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। तो वो सब चीज़ें अलग है। तो ये सारी चीज़ें ना उनकी लिखी हुई है, तो ये सब आप पढ़ सकते हो कि ह्यूमन राइट्स वगैरह क्या है। वी डू नॉट एम्प्लॉय चिल्ड्रन एट आवर वर्क प्लेस। अभी ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये उनकी एथिक्स है, ठीक है। ये सब उन्होंने कोड ऑफ स्टैंडर्ड्स रखा हुआ है। अभी ये सब उनको पढ़ना पड़ेगा,
जो भी जो भी एम्प्लॉय वहां पर काम करने आएगा उनको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। बिकॉज जब भी आप कहीं पर भी काम करते हो ना, तो सबसे पहले आपको एथिक्स जानना जरूरी है। अभी एथिक्स खाली ऐसा नहीं होता कि भाई हाँ, हाउ यू विल बिहेव इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एथिक्स, बट व्हाट द कंपनी वांट्स फ्रॉम यू दैट इज ऑल्सो एन एथिक्स। क्या ये चीज क्लियर है क्या? तो बस ये सारी चीजें एथिक्स के अंदर आती है ना। चलो उसके आगे बढ़ने वाले हम लोग और एक अच्छे कंसेप्ट पे आने वाले हैं कि हम लोग एथिकल स्टैंडर्ड और लीगल स्टैंडर्ड को कंपेयर करने वाले हैं। तो जब भी मैं ये चीज़ पढ़ाता हूँ ना क्लास में, तो मैं मेरे बच्चों को पूछता हूँ कि बच्चे तुम लोग मुझे बताओ, व्हाट इज बिग, एथिक्स इज बिग और लॉ इज बिग? तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है, कौन बड़ा है, एथिक बड़ा है या लॉ बड़ा है? मुझे बताओ क्या बड़ा है तुम्हारे हिसाब से, एथिक्स बड़ा है या लॉ बड़ा है? कुछ बच्चों बोलेंगे सर एथिक्स बड़ा है, कुछ बच्चे बोलेंगे लॉ बड़ा है ना। बट एक्चुअली में लॉ बड़ा है ना। लॉजिक बाद में आता है बट लॉ सबसे पहले आता है। तो जिस कंट्री में हम काम करते हैं वहाँ का लॉ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके लिए हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड का फर्स्ट पार्ट ही बताता है नॉलेज ऑफ लॉ। जिस भी जगह पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर आपको लॉ का नॉलेज होना चाहिए ना। बेसिकली आप जो भी कंट्री में रहते हो उसमें तो लॉ का नॉलेज होना ही चाहिए, तो लॉ नहीं तोड़ना, ठीक है। अभी देखते चलो है ना, एक बहुत बहुत मस्त चीज़ लिखी है, एथिकल डिसीजन विल इंप्रूव when ethics are integrated into firm's decision making process. This will allow decision maker and team to consider alternative action as well as short and long term consequences from various perspectives, improving the ethical aspects of the decision. To do it, first necessary to firm to adopt the code of ethics and guide the process. देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपका एम्प्लॉयर अगर वो एथिकल है, आपका डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है, अगर वो लोग एथिकल काम करते हैं तो हम भी एथिकल काम करेंगे। पर अगर वो एथिकल काम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी अनएथिकल काम करने लगते हैं। जैसे हमारा एनवायरनमेंट वैसे लोग। अरे हाँ या ना, एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे देखो है ना, ये मतलब मैंने तो सुना है, अभी मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ भाई ये चीज़ सच है, बट ये मैंने सुना हुआ है। आपको बियर बाइसेप तो पता होगा, अगर जिसको बियर बाइसेप नहीं पता तो रणबीर अलाहाबादिया करके एक यूट्यूबर है, अगर उसको वो भी नहीं पता होगा तो समय रायना तो पक्का पता होगा। और समय रायना के शो पे आया था भाई साहब, कुछ ऐसे शब्द बोले थे जो उसको नहीं बोलने चाहिए थे, जिसकी वजह से भाई साहब जेल में भी गए थे। तो वो जो है उसका एक कंपनी है, बियर बाइसेप रणबीर अलाहाबादिया का एक कंपनी है जिसका नाम है मॉन्क इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये जो मॉन्क एंटरटेनमेंट करके कंपनी है ना, उसके अंदर कैसा सीन है मालूम है क्या? मतलब मेरे को तो मेरी दोस्त ने बोला, वो मुझे क्या बोलती पता है कि जेविन वहाँ पर है ना एक रूल है, मतलब वो वहाँ काम करती है, बोलती मेरे वहाँ पर ना एक रूल है, कोई भी है ना फ्लोर पे गाली नहीं देगा। अभी फ्लोर मतलब जमीन नहीं, फ्लोर मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन में जब भी काम करोगे। तो लॉजिक क्या है, मतलब अगर कोई गाली देगा तो उसको निकाला जाएगा, एक वार्निंग 2 वार्निंग निकाल देंगे। तो लॉजिक क्या है इस चीज़ का? तो लॉजिक ये है कि जब अब ये तो आपको भी पता है कि हमारी शुरुआत गाली से होती है और हमारी एंडिंग गाली से होती है, मतलब शब्दों का प्रयोग हम गालियों में ज़्यादा करते हैं, है ना। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरा एक दोस्त है ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड प्रेम, ये तो मेरा बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है। जो मुझे फॉलो करते हैं या जो मेरे लेक्चर्स वगैरह देखते हैं उनको पता है कि प्रेम ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि भाई साहब थोड़े भावुक हो जाते हैं, तो अगर कोई हमारा एक थर्ड दोस्त है, फोर्थ दोस्त है, कभी वो लोग कुछ कर रहे हैं, अगर आपको बोलना है कि ये चीज़ मत कर, ये चीज़ खराब है, या ये चीज़ मत कर, अरे ये हो जाएगा, तो वो कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है और वो इंसान छोड़ देता है। तो इसे गालियाँ देने का शौक बहुत है ना। तो आप रिलेट कर पाओगे। बट अभी सीन क्या है ना कि उनके यहाँ पर ऐसा रूल है कि फ्लोर पे गाली नहीं देना। अभी क्यों नहीं देना? अगर आप गाली नहीं देते तो थोड़ा सा तमीज़ से बात करते हो, और जब हम तमीज़ से बात करते हो तो शायद 0.01% एथिकली बिहेव करेंगे, जैसे हम कोई चीज़ गलत नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें होती है। वैसे ही हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है, ठीक है। वो हॉस्पिटल में जब भी आप कॉल करोगे ना तो वो भगवान का नाम लेते हैं, है ना, एक गॉड का नाम लेते हैं, है ऐसा। तो अभी क्या लॉजिक है इसका? तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कॉल कर रहे हो तो आप वो नाम ले रहे हो, तो अभी ऐसा होता है ना कि अगर हम कोई अच्छी चीज़ का नाम ले रहे हैं तो वहाँ पर हम गलत काम नहीं करेंगे, या मंदिर लगा दिया हॉस्पिटल के अंदर तो गलत नहीं करेंगे, है ना। डॉक्टर्स वगैरह कुछ गलत नहीं करते, बिकॉज डॉक्टर्स अभी ऑर्गन्स निकाल देते, ये कर देते, वो कर देते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? वैसे ही जब भी तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन एथिकल रहेगा तुम ऑटोमेटिकली क्या हो जाओगे, एथिकल काम करना शुरू कर दोगे। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? यस। अभी देखो, सच इंटीग्रेशन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू टीच, प्रैक्टिस एंड reinforce ethical decision making. This is important part of developing ethical culture. The support of senior management for integrating ethics into decision making process is also very important in developing culture and processes that will result in ethical decision making. जितना ज़्यादा ethical culture आप लोग रखोगे उतना ही ज़्यादा बेटर है। सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे देखो भगवान करे आप लोग ब्लैक रॉक में जाओ, भगवान करे आप लोग इस
दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज में जाओ, है ना। और मेरी भी इच्छा है कि यार अपने मेरे जो बच्चे यार इस मतलब मैं बोलता हूँ पूरे वर्ल्ड के जिसके जो भी बच्चे, है ना, मेरी ऐसी इच्छा है कि वो अच्छी कंपनीज में जाए, अच्छा सैलरी कमाए, है ना, पेरेंट्स का नाम रोशन करे। ये अपना भी होता है कि हाँ भाई अपने बच्चे बहुत अच्छे, और सबके बच्चे। अभी आप ब्लैक रॉक में जा रहे हो, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ब्लैक रॉक में, है ना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो नमूरा में, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो जेपी में हैं, बहुत सारी जगहों पर काम कर रहे हैं, है ना। अभी वो लोग मुझे आके बताते हैं कि भाई इतना 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 तगड़ा एथिकल काम होता है ना, बिकॉज वो क्या बोलते हैं पता है, ये कंट्री बेस्ड नहीं है कि भाई इंडिया का है या यूएस का है, यूके का है, नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। और जब पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है तो हर कंट्री में 10 अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, है ना, 10 अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, 10 अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं। तो इसके अंदर दिक्कत क्या होता है ना, दिक्कत ये होता है कि 10 अलग 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 टाइप के लोग जब मिलते हैं तो सबके बिहेवियर अलग अलग होते हैं। अभी ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन जब एक साथ चलाना है ना, तो अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, इस कंट्री का लॉ अलग है, उस कंट्री का लॉ अलग है, इस कंट्री में लोग ज़्यादा ब्राइब करते हैं, इस कंट्री में लोग करप्शन ज़्यादा करते हैं, हर कंट्री का अलग अलग सिनेरियो है। पर सारे कंट्रीज को जब अगर एक साथ चलाना है, अपने बिजनेस को एक साथ चलाना है, एथिक्स को इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को एक साथ चलाना है, तो एथिक्स होना जरूरी है। और उसने मुझे क्या बताया था पता है, उनका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना, जो ये सब संभाल रहा है, इतने एथिकल है ना, इतने एथिकल है ना कि भाई एक चीज़ भी गलत करने नहीं देते। और उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई हम लोग एथिकली ही काम करेंगे, और हम लोग चाहते हैं कि जितना भी लोगों का पैसा है हमारे पास है, या हम जितने भी एसेट्स को मैनेज कर रहे हैं, वो सब कुछ एथिकली चले। तो तुम समझो अगर तुम्हारा कंपनी ही ऐसा है तो सबसे बेस्ट ही है। क्या चीज़ क्लियर है क्या? यस। Using a framework for ethical decision making helps individual to identify the important issue involving examine these issues from multiple perspectives, develop the necessary judgment and decision making skills required, and to avoid unanticipated ethical consequences. अगर तुम्हारा एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है, जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉपर अगर एथिक्स लिखा हुआ है तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। कोई इंसान गलती नहीं करेगा, क्योंकि वो देखेगा कि इस कंपनी में या इस जगह पर ये चीज़ नहीं कर सकते, इस जगह पर ब्राइबरी लेना गलत है, इस जगह पर अनएथिकल काम करना गलत है। तो ये सब चीज़ें लिखा हुआ है। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलो। यस, द फॉलोइंग एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क इज प्रेजेंटेड इन लेवल 1 CFA करिकुलम। जैसे देखो, आइडेंटिफाई द रेलेवेंट फैक्ट, कंसिडर सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस, डिसाइड एन एक्ट, एंड देन सी व्हाट आउटकम इज एंटिसिपेटेड। अभी देखो, इसको एकदम सिंपल सा बनाता हूँ मैं, है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जगह पे समझो, थोड़ा सा समझते हैं। मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मुझे एथिकली काम करवाना है, तो मैं क्या करेगा? ठीक है, एकदम सिंपल है। तो मैं क्या करेगा? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक प्रॉपर एथिक्स का कोड ऑफ कंडक्ट बनाऊंगा, है ना, कि कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, क्या क्या करने पे क्या क्या पनिशमेंट मिलेगा, हमारे यहाँ पर क्या क्या नहीं कर सकते या क्या क्या नहीं चलता है, सबसे पहले बनाऊंगा। ठीक है, देखूंगा क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है ना। अगर मेरा कंपनी अनएथिकल काम कर रहा है तो कौन कौन सी चीज़ों में काम कर रहा है, सारे फैक्ट्स कलेक्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद वो फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट बनाऊंगा। कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के बाद मैं सबको ये कोड ऑफ कंडक्ट दूंगा और उनको बोलूँगा कि आप लोग बैठो, ये कोड ऑफ कंडक्ट को पढ़ो, ये कोड ऑफ कंडक्ट को समझो। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उनको बोलूँगा अब आप अपने अपने काम पे जा सकते हो। अब मैंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया तो मुझे तो पता है, अब मैं सारे लोगों को मॉनिटर करूँगा कि कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ने के बाद कितने लोगों के अंदर समझ आई है, कितने लोग एथिकल काम कर रहे हैं। अच्छा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 80% लोग एथिकल काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मतलब मेरा 80% तो काम हो गया। अभी जो बचा 20% को है, अभी मैं फॉर्मली समझाऊँ इनफॉर्मली समझाऊँ, बात ठीक एक ही है। अभी काम चल रहा है, अभी मैं चेक करूँगा कि जो भी काम चल रहा है क्या वो ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है क्या। अभी मैं चेक करता रहूँगा इसको कि हाँ भाई अब एथिकल काम चल रहा है, अब सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा, अभी ये सही नहीं चल रहा है तो वापस से मैं चेंज करूँगा, वापस से उनको बुलाऊंगा, वापस से बताऊँगा कि आपको एथिकल काम करना है। क्या ये चीज़ क्लियर कर? हर जगह एथिक्स इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, डिसीजन मेकर जो भी डिसीजन लेने वाला है नीड टू आइडेंटिफाई द फैक्ट दैट दे हैव वर्क विद एंड द फैक्ट दैट दे वुड लाइक टू हैव बिफोर मेकिंग द डिसीजन। सबसे पहले चेक करो क्या है क्या नहीं है। स्टेक होल्डर्स दोज अफेक्टेड बाय डिसीजन मस्ट बी आइडेंटिफाइड। अगर हम ये डिसीजन लेंगे तो किन किन लोगों को अफेक्ट होने वाला है। डिसीजन तो ले लेंगे हम लोग, चलो हमने डिसाइड किया कि ये होना चाहिए कंपनी के अंदर। अब ये होने के बाद किस किस लोगों को क्या क्या अफेक्ट होने वाला है वो देखेंगे। दी स्टेक होल्डर में इंक्लूड द एम्प्लॉयर, जितने भी लोग, एम्प्लॉयर बोला, आपको वर्कर बोलो, क्लाइंट बोलो, फैमिली मेम्बर, कोई भी,
है ना, एंड द ड्यूटीज ऑफ ईच एवरी वन आइडेंटिफाई कर देंगे, तुम्हारा ये ड्यूटी है. द पार्ट एंड प्रोसेस विल ऑल्सो हेल्प इन एक्सप्लिसिट आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमॉन्ग द वेरियस स्टेक होल्डर. हाँ, अगर इन सब चीज़ों से कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो उसका भी हमें पता चल जाएगा. क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? सेकेंड स्टेप, the framework suggests situational factors that may influence decision making. Decision maker should be identified and considered along with the personal bias that may come into play. अभी देखो सिचुएशंस डाल देंगे, है ना, कोई सिचुएशन. अभी एक एग्जांपल देता हूँ. अभी हम मतलब स्पेसिफिकली मेरी तो लॉ के अंदर ऐसा होता था ना कि हम लोग को बहुत सारे सिचुएशंस देते थे कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे. तो वैसे मैं सिचुएशन देता हूँ कि अगर ऐसा 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 हो गया तो तुम क्या करोगे. जैसे आपके कंपनी में एक आदमी आया और वो आपको ब्राइब दे रहा है, अच्छा खासा पैसा दे रहा है और बोल रहा है कि ये काम करो, तो तुम क्या करोगे उस टाइम पे. हमारी कंपनी में कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं लिखा, लॉ ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे. और यार तो फिर करेंगे ना भाई, गिफ्ट कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा. गधो, यही तो एथिक्स है. जब कुछ लिखा नहीं है तो उस केस में तुम क्या करोगे. अगर लिखा है तो उस केस में क्या करोगे. उस केस में तो पक्का फॉलो ही करना है. क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? चलो. एट दिस पॉइंट द डिसीजन मेकर में सीक आउटसाइड गाइडेंस विच कैन कम फ्रॉम द मेंटर, कलीग, फ्रेंड हु हैव शोन गुड जजमेंट इन द पास्ट. फिर आप लोग क्या करोगे पता है, सिचुएशन दोगे. सिचुएशन से आपको पता चलेगा कि कौन सा इंसान क्या जवाब दे रहा है. उसके बाद सेमिनार टाइप रखोगे, उसमें तुम्हारे दोस्त वगैरह को बुलाओगे, है ना, और फिर उनको बताओगे, है ना. मेंटर्स वगैरह होते हैं जो बताते हैं कि ये चीज़ करनी चाहिए. और ना बहुत सारी जगहों पर ना ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हर संडे एक सेशन रख लिया, हर मंडे एक सेशन रख लिया, वैसे, है ना. गाइडेंस में ऑल्सो भी सॉर्ट फ्रॉम द फर्म्स लीगल एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट. लॉयर्स वगैरह होते हैं, वो भी आपको बताते हैं कैसे एथिकली काम करना है, क्या नहीं करना है. दिस गाइडेंस फ्रॉम अल्टरनेटिव सोर्स विल हेल्प टू प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच द डिसीजन अंडर कंसिडरेशन कैन बी व्यूड. तो पता चलेगा यार कि मतलब कैसे डिसीजन लेना है. अगर 4 लोग आपको कोई चीज़ बता रहे तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर वे में समझेगा. क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? चलो. फाइनली द एक्शन हैव बीन आइडेंटिफाई एंड कंसिडर एंड टेकन इंटू अकाउंट्स बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट. अभी देखो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में ना दोनों में फर्क होता है. शॉर्ट टर्म मतलब ना बहुत रीजनेबल पीरियड, 1 साल के अंदर का इफेक्ट देखते कि क्या होता है क्या नहीं होता. बट अगर वही लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ 10 साल 15 साल, तो उस केस के अंदर ना अपने को पता चलता है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए ना ये ज़्यादा बेनिफिट है. जैसे देखो किंगफिशर ना थोड़े टाइम के लिए बहुत सही था, बहुत सही. मतलब भाई उसका अल्कोहल चल गया, लिकर चल गया, उसका एयरप्लेन चल गया, उसका फ्लाइट का बिजनेस चल गया, बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस थे उसके बाद उसका आरसीबी चल गया, ये सब चीज़ें चल गई. बट सब कुछ शॉर्ट टर्म के लिए था, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो फंस गया. वही अगर मैं टाटा की बात करूँ तो सालों से चलते आ रहा हुआ है. ठीक है. इन द फाइनल स्टेप डिसीजन मेकर शुड इवैल्यूएट द आउटकम ऑफ द एक्शन दैट वर टेकन. फिर चेक करेगा, फीडबैक लेगा उसके ऊपर. यही सब चीज़ें होती है एथिकल चीज़ में. And then should consider the result with the decision whether the appropriate consideration was given to ethical principle. फिर वो सब चीज़ें चेक करेगा. अगर उसको लगता है कि नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, चेंज कर देगा और आपको बोलेगा कि अब अलग से हम लोग क्या करेंगे इसके ऊपर चेक. ठीक है, समझा? चलो फटाक से एक बार रीड कर लो. तो अभी ये ना आप लोगों को ये थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा कि एथिक्स के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा. एक ही सेकेंड है, मैं खाली एक चेक करो, एक टॉपिक रह नहीं गया है ना, वरना अपन स्टार्ट कर देंगे, टेंशन नहीं है कुछ. खाली एक टॉपिक देखना था मेरे को, रह तो नहीं गया वैसे कुछ भी, हो तो गया है. मेन बुक के अंदर भी यही सब है, तो मतलब ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना तुम लोग. यस, मिल गया. नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड ही है, मतलब कोई इशू नहीं है. पहले बताओ मुझे ये चीज़ क्लियर है क्या? तो मैं आगे बढ़ता हूँ. चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो यहाँ तक ये चैप्टर क्लियर है क्या? एथिक्स क्यों होता है, क्या होता है, किस किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है एथिक्स, है ना. और एज योर प्रोफेशन एथिक्स इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट. क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. आ जाओ. अभी ध्यान दो, यहाँ तक समझा? फटाक से बताओ एथिक्स क्या होता है. मैं वही सोचा, कुछ तो टॉपिक बाकी है, कुछ तो टॉपिक बाकी है.
मैंने वही बोला, कुछ तो टॉपिक बाकी है। आ जाओ, कुछ तो टॉपिक बाकी है, कुछ तो टॉपिक बाकी है, आ जाओ गाइस। चलो लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स विथ लीगल स्टैंडर्ड्स। आ जाओ, अभी एथिकल और लीगल स्टैंडर्ड्स को देखेंगे। अच्छा, एथिकल स्टैंडर्ड्स और लीगल स्टैंडर्ड्स में फ़र्क होता है, ठीक है। एक होता है एथिक्स, एक होता है लॉ। हमको देखना है ये दोनों के अंदर क्या फ़र्क है। एक होता है एथिक्स, एक होता है लॉ, ठीक है। एक बेस्ट लाइन मैं आपको दिखाता हूँ, क्या लिखा है, नॉट ऑल अनएथिकल एक्शंस आर इलीगल एंड नॉट इलीगल एक्शंस आर अनएथिकल। अभी ध्यान से सुनना, एक ना बहुत मस्त चीज़ बता रहा हूँ आपको, एकदम ध्यान से सुनना। जैसे देखो होता क्या है, अभी एक कंपनी है, ठीक है। वो कंपनी के अंदर ना सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हैं, और आप भी ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बैठे हो, ठीक है। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे और आप भी उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बैठे हो, और ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना बात कर रहे हैं, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही है ना, अपने को एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था जिससे अपना कंपनी में बहुत फ़ायदा होने वाला था, ठीक है। पर अब ना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने वाला। अब आपने सुन लिया, मतलब सुन के आप वहीं पे बैठे थे। अब ये मैनेजमेंट की बातें हैं कि अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, फंस जाएंगे, सारे के सारे शेयर्स, साले बोल रहा हूँ सॉरी, सारे के सारे शेयर्स जो है वो गिर जाएगा, मार्केट में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कंपनी में ये वो सब कुछ। अभी देखो सीन क्या है, आपको तो ये चीज़ पता है, ठीक है। अभी आपको पता है कि अगर मैंने शेयर्स नहीं बेचे तो मेरे सारे शेयर होल्डर्स का नुकसान हो जाएगा। बट क्या मैं बोल सकता हूँ, ये तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, आपको कुछ ऐसा सीक्रेट पता चला और ये तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, या आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पता चला या किसी एक इंसान से पता चला कि कंपनी के अंदर स्कैम चल रहा है, और अगर ये स्कैम जिस दिन बाहर आया उस दिन ना मार्केट गिरेगा, और स्पेसिफिकली तुम्हारे शेयर्स तो बहुत गिरेगा, और तुमने पैसा लगवाया है जनता का। अब आप ये चीज़ किसी को बता नहीं सकते, क्यों सर, क्योंकि ये तो फिर गलत हो जाएगा, ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग है ना, इलीगल है ना, ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग बोलना इलीगल है, बॉस सेबी में लिखा हुआ है, इनसाइडर ट्रेडिंग करके रेगुलेशन है। अब आप कुछ नहीं कर पाओगे, पर टेक्निकली तो अनएथिकल है। क्यों अनएथिकल है? अरे भाई साहब, तुम्हारे इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है और तुमको मालूम था, पर ये तो इलीगल है। सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई इट इज सॉरी कहाँ गया, हाँ, नॉट एट ऑल अनएथिकल एक्शन बट आर इलीगल। ये तो चीज़ इलीगल है। क्यों इलीगल है? क्योंकि ये चीज़ डिस्क्लोज ही नहीं कर सकते, पर अनएथिकल भी नहीं है। क्या चीज़ क्लियर है क्या? अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? आप तब फंस गए। क्यों? क्योंकि हम शेयर्स बेच भी नहीं सकते, क्योंकि फिर पता चल जाएगा इसको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन था। क्या करोगे? देखो, कभी भी याद रखने का, अगर लाइफ में ऐसा कोई सिनेरियो आया कि सर हमारे सामने दो रास्ते थे, पहला कि अगर हमने ये चीज़ बता दी तो हम जेल जा सकते हैं बिकॉज इनसाइडर ट्रेडिंग है, दूसरा अगर हमने नहीं बताया तो हमारे शेयर होल्डर्स फंस जाएंगे, तो हमारे शेयर होल्डर्स को फंसने नहीं दूंगा तो मैं जेल चला जाऊंगा। ऐसे गधे हरकत मत करना, स्ट्रेस नहीं लेना। इसी सब चीज़ों के लिए एक आदमी को रखा है जिसका नाम है विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग क्या होता है? विसल ब्लोइंग क्या होता है? विसल ब्लोइंग मतलब चुगली करना, टेक्निकली चुगली करना नहीं, बट हाँ जाकर चीज़ें बताना। जैसे देखो, कंपनी में ना एक ऑडिट कमेटी होता है। कंपनी में कौन होता है? एक ऑडिट कमेटी, ठीक है। ये जो ऑडिट कमेटी होता है ना, ये कंपनी के अंदर सारे कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी होता है, मतलब उनका एक क्राइटेरिया होता है, लिस्टेड कंपनी और ये सब, तो उस कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी होता है। वो ऑडिट कमेटी ना ये सारे कंप्लेंट्स देखता है कि हाँ भाई इसने ये गलती किया या उसने वो गलती किया, ऐसा वैसा सारे कंप्लेंट्स देखता है ये ऑडिट कमेटी। क्या चीज़ क्लियर है? आपको जाकर उनको कंप्लेन करना है कि भाई साहब ये चीज़ मेरे सामने हो रही है, ये चीज़ स्कैम है, आप जाके इसको पकड़ो। वो जैसे ही उसको पकड़ लेंगे वैसे ही रिपोर्ट डाल देंगे कि भाई इस कंपनी में ये चीज़ हुआ है, पर सर इससे स्टॉक गिर सकता है। आपने ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट कर दिया, अब ऑडिट कमेटी ने ये चीज़ क्या कर दी, देख ली। क्या चीज़ क्लियर है? अब क्योंकि ऑडिट कमेटी ने देख ली, वो पब्लिश कर देगा, और पब्लिश कर जैसे ही उसने पब्लिश किया आप स्टॉक्स बेच दो, क्योंकि आपको पता है इसके बाद तो गिरने वाला है, क्योंकि मैटर हो गया। अब ये और बड़ा होकर फटता और एकदम सब गिर जाता है, उससे तो बेटर है कि ये बच गया। क्या चीज़ क्लियर है क्या? देखते हैं। In some places, it may be illegal to report one's employer action against the best interest of clients by sharing what is considered as private company information with authorities. But doing this so may be considered ethical. वैसे तो गलत हो जाएगा कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर रहे हो,
है ना, प्राइवेट कोई कंपनी की इंफॉर्मेशन है वो लीक कर रहे हो, बट टेक्निकली नहीं करोगे तो शेयर गिरेगा और ये अनएथिकल हो जाएगा। बट आप क्या करोगे, इसको विसिल ब्लोइंग कर दोगे, आप जाकर बता दोगे, है ना, आप उस कमेटी को बता दोगे कि भाई ये गलती हो रही है, तो वो कमेटी सुनेगा और जैसे वो कमेटी सुनेगा एक्शन लेगा। समझा क्या? यस। act civil disobedience that are illegal are also considered by many ethical behavior। जैसे देखो, on other hand, अभी क्या बताया, recommending investment in a relative firm without disclosing may not be illegal, but वो अनएथिकल हो जाएगा। आपकी कंपनी के अंदर टिप आया, आपको टिप, अब आपने ये टिप जाकर आपके दोस्तों को दे दिया, ये चीज़ जाकर आपके दोस्तों को दे दिया, इलीगल नहीं है, या आपके नेबरिंग फॉर्म को दे दिया, इलीगल नहीं है, बट दो फॉर्म के बीच में कंपटीशन हो रहा है, इधर की बात उधर करना टेक्निकली तो अनएथिकल है, इलीगल नहीं है, ठीक है चलेगा, आपने यहाँ से वहाँ पर कुछ ना कुछ बोल दिया, ये तो करती है, चुगली बोलते हैं इसको, पर टेक्निकली तो इलीगल है क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटर है और ये लॉयल्टी टूवर्ड्स एम्प्लॉयर आ जाता है। समझा क्या? तो दो चीज़ बताया उन्होंने, एथिकल स्टैंडर्ड्स और लीगल स्टैंडर्ड्स। पहले ही मैंने बताया था, जिस कंट्री में जाओगे उस कंट्री का लॉ जानना बहुत ज़रूरी है। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? पक्का? तो यहाँ तक अगर आपको समझा तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एथिकल प्रिंसिपल ऑफन सेट अ हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर देन द लॉ एंड रेगुलेशंस। भाई एथिक्स ही इतना ऊपर होगा ना कि लॉ एंड, एक बार शायद लॉ बोल सकता है कि भाई ये चीज़ करोगे तो चलेगा, पर एथिक्स बोलता है कि ये चीज़ करना ही नहीं है। तो एथिक्स हमारा हमेशा ऊपर होता है। क्या ये चीज़ क्लियर है? एथिक्स ऊपर नहीं होता टेक्निकली, अगर जिस कंट्री का लॉ ऊपर, जिस कंट्री का लॉ बोलता है ये सही है तो वही मानना पड़ता है, बट एथिक्स को वैसे ही बनाया है कि वो कोई कंट्री के लॉ को ब्रीच ना करे। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? पक्का? चलो ठीक है, बाकी तो सब एक बार रीड कर लेना। अच्छा, आपको 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में पता है कि वो हाउसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, लोन वगैरह का? अगर आपको नहीं पता तो एक मूवी है, ये मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे को रेकमेंड की है, बिग शॉट करके मूवी का नाम है, वो मूवी आप देख सकते हो, बहुत मस्त मूवी है। वो पूरे मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ के बारे में बताता है, मूवी बहुत सही है, तो वो आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, बस बाकी यही सब चीज़ है कि भाई एथिकली काम करना है, एथिकली रहना है। क्या ये चीज़ क्लियर रहता है? एथिक्स के बारे में हमने समझा है। पहले बताओ यहाँ तक आप लोगों को समझा क्या? तो फटाक से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स इसके करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ, एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या चीज़ क्लियर है क्या? आ जाओ। क्या बोला है? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस ABC, टेक्निकली आपको तीन ही सबसेक्शन आएंगे, A, B और C। तो क्या बोला है उन्होंने? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस आर पर्सनल व्यू टू एक्सेप्ट टेबल बिहेवियर। ठीक है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस, अब इसने प्रोफेशनल बोला है, एनकम्पास करंट बेस्ट प्रैक्टिस और स्पेसिफाई अ मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेबल कंडक्ट। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि भाई प्रोफेशनल जो स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस होता है वो एक मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेबल कंडक्ट बनाता है, मतलब वो बताता है कि आप इतना तो एक्सेप्टेबल, मतलब इतना तो मिनिमम आपको वो स्टैंडर्ड फॉलो करना ही है। तो जो फर्स्ट है उसका आंसर C है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस। क्या बोला है? स्पेसिफाई अ मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेबल कंडक्ट। सेकेंड क्या बोला उन्होंने? अ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट कैन इंक्रीज public trust in professional, guarantees that member will adhere to minimum level of ethical standards, or third, include standard that provide guidance for specific behavior। जल्दी से बताओ क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट तो आपको समझा, आपने देखा था, उससे क्या होता है मुझे बताओ। इंक्लूड स्टैंडर्ड्स दैट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर स्पेसिफिक बिहेवियर, ये तो नहीं होगा। गारंटीज दैट मेंबर विल अधेयर टू मिनिमम लेवल ऑफ एथिकल कंडक्ट। मेरे हिसाब से सबसे अप्रोप्रिएट अगर कोई आंसर है तो वो आंसर है आंसर A, कैन इंक्रीज द पब्लिक ट्रस्ट इन प्रोफेशन। अगर एक प्रॉपर लिखा हुआ स्टैंडर्ड होगा ना तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पता है कि अब ये प्रोफेशनल लोगों को इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्या बोला है? सिचुएशनल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एथिकल बिहेवियर आर लीस्ट लाइकली। अभी देखो ये लीस्ट लाइकली और मोस्ट लाइकली ना आपको बहुत सारे एमसीक्यूज के अंदर आएगा, ये लीस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली, ये सारे ना बहुत सारे एमसीक्यूज के अंदर आएगा, तो ध्यान से सुनना। सिचुएशनल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एथिकल बिहेवियर आर लीस्ट लाइकली टू इंक्लूड। अच्छा, अभी लीस्ट लाइकली बोला है, अभी आपको बताना है ABCD क्या है, जल्दी। क्या बोला है उन्होंने?
सिचुएशनल फैक्टर, आपको याद आ रहा है सिचुएशनल फैक्टर टू इन्फ्लुएंस, वो मैंने बताया था, वो पूरा स्टोरी बताया था। उसके अंदर आप पूरा 30 डेज का प्लान बनाने वाले हो पढ़ाई के लिए, बट उसके अंदर बीच बीच में थोड़ा बहुत आप डगमगाते हो। वैसे ही एक एथिक्स के अंदर कंसेप्ट है कि बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर आपको क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है अनएथिकल काम करने के लिए। तो सिचुएशनल फैक्टर में तो सोशल प्रेशर आएगा, लार्ज फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, अगर कोई आपको लार्ज फाइनेंशियल रिवॉर्ड देता है तो भी आप क्या करोगे, अनएथिकल बिहेव करोगे। लैक ऑफ एथिकल प्रिंसिपल, ये तो लीस्ट हो गया ना, शायद सोशल प्रेशर की वजह से आप ज्यादा अनएथिकल बिहेव करोगे। सेकेंड, आपको किसी ने पैसा दे दिया तो आप उस तरफ चले जाओगे, अनएथिकल की तरफ। थर्ड, अ लैक ऑफ एथिकल प्रिंसिपल, हाँ नो डाउट आप में लैक ऑफ एथिकल प्रिंसिपल होगा तो गलत है, बट वो सबसे लीस्ट लाइकली है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? नेक्स्ट, कंपेयर टू कंप्लाइंग विथ लॉस एंड रेगुलेशन, कंप्लाइंग विथ कोड ऑफ एथिक्स, कंपेयर टू रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉस, कोड ऑफ एथिक्स क्या आएगा? इज कंसिडर्ड लोअर स्टैंडर्ड, ऑफन इन्वॉल्व मोर जजमेंट या इंक्लूड कंप्लायंस विथ ऑल लॉज एंड रेगुलेशंस। तो इसका आंसर आएगा, देखो बी आएगा, बी। सर क्यों? देखो, लॉ एंड रेगुलेशंस कंपेयर टू कोड ऑफ एथिक्स आर मोर ऑन जजमेंट बेस। जैसे देखो, अगर मैं बात करता हूं लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपेयर टू कोड ऑफ एथिक्स, तो उसके अंदर ना जजमेंट वगैरह बहुत ज्यादा होता है। क्या चीज क्लियर है क्या? नेक्स्ट, एम्प्लॉइंग अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग दैट इंक्लूड्स एथिकल एस्पेक्ट टू डिसीजन इज मोस्ट लाइकली टू, क्या बोला है उन्होंने? एम्प्लॉइंग अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग दैट इंक्लूड्स एन एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिसीजन इज मोस्ट लाइकली टू। अगर हमने हमारे इसके अंदर ये चीज दे दी तो उससे क्या होगा, एथिकल चीज़ें कैसे करनी है वो सब बता दिया तो क्या होगा, हाई प्रॉफिट्स, ये तो ठीक है। अवॉइड अनटेंडेड एथिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसीजन, बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर, सबका इंटरेस्ट बना रहेगा। अभी देखो ना, इसके कैसा होता है ना, जब मैं एमसीक्यूज की बात करता हूँ तो उसके अंदर प्रॉब्लम कैसे पता है आपको, लगेगा ये भी चीज़ सही है, ये भी चीज़ सही है, ये भी चीज़ सही है ना, अरे ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, अरे ये भी लिखा था वो भी लिखा था, बट हमको देखने का कि सबसे एक्यूरेट आंसर कैसा है। अभी देखो हमने क्या क्या मार्क किया वो तो देखने दो, CACBC, ये रहा CACBC। आप चाहो तो इसका फोटो ले सकते हो, वैसे तो अगर आपको ये बुक मिल ही जाएगा, बट आप चाहो तो इसका फोटो ले सकते हो ताकि आपको एक आइडिया आएगा कि इसका आंसर क्या है, कैसा है, वो पता चलेगा। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? चलो फटाक से देखते हैं हम लोग और आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो उसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, तो अगर आप क्वेश्चन कर भी रहे रहोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या था, क्यों था, कैसे था। ठीक है, जल्दी से बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ ये टॉपिक क्लियर है क्या? चैप्टर नंबर 1 क्लियर है क्या? अभी अगले सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे अगले सेशन के अंदर ना हम लोग देखने वाले हैं वो 7 स्टैंडर्ड्स, मतलब बेसिकली जैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ, मतलब हल्का सा एक आइडिया देता हूँ तो आपको। जैसे देखो, वैसे आपको मैंने बताया था 5 रीडिंग है टोटल, बट 5 के अंदर से मेरे हिसाब से 3 है, तो एक रीडिंग तो खत्म हो गया जो इंट्रो है, उसके साथ ये दूसरा है ना, इसके अंदर कोड ऑफ स्टैंडर्ड्स क्या होता है, ये सब रिटर्न कंसेप्ट होता है, ये वो मेन तो ये चीज़ है कि ये 7 स्टैंडर्ड क्या बोलता है, प्रोफेशनलिज्म, इंटीग्रिटी, ये सब क्या होता है, ये सब हम समझेंगे टेक्निकली 7 स्टैंडर्ड्स क्या बोलता है। और उसके बाद जो अपना रीडिंग 91 है, यहाँ से 1 to 7 स्टैंडर्ड्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये पूरे 7 स्टैंडर्ड जो है वो हमको पढ़ने पड़ेंगे। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? तो ये सब अपन अगले इसके अंदर पढ़ेंगे कि ये 7 स्टैंडर्ड क्या है। मैं आपको है ना एक हल्का सा आइडिया दूंगा कि वो क्या बोल रहा है, किसकी बातें कर रहा है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलूँगा। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? आई होप आपको ये सब चीज़ें समझी होगी। अच्छा, जब आप ये वाला पार्ट कंप्लीट करोगे, जब आप रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखते जाओगे, आपको एक चीज़ करना है, जैसे जैसे ये रिकॉर्डिंग्स खत्म होगा ना, मतलब ये पूरा जब रिकॉर्डिंग खत्म होगा, नो डाउट मैं इसके अंदर MCQs दे दूंगा, आपको पूरा करवा दूंगा, स्ट्रेस नहीं लेने का है, बट आपको और एक काम करने का है, आपको वो काम ये करने का है कि आपको यूट्यूब चैनल पे जाकर, है ना, एडनोवेट के यूट्यूब चैनल पे जाकर आपको क्या करना है कि जो MCQs मैंने डाले हुए हैं, 150 MCQs जो मैंने ऑनलाइन करवाए हैं, आपको वो भी एक बार देखना है। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? तो एक बार आप वो भी देख लोगे ना तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक 150 MCQs वो देख लेना, उसके बाद जितने MCQs मैं यहाँ करवा रहा हूँ वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये पूरा टॉपिक पढ़ लेना, श्वेजर से एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना आप लोग, ये ना एक मिनी नोट्स की तरह, ठीक है। तो श्वेजर से आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे। सेकंड, अगर मैं बात करता हूँ तो आपको आपके कोर से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो मैं स्टैंडर्ड्स वगैरह के एग्जांपल्स कोर से ही करवाने वाला हूँ, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। अगर आप आपकी कोर
और ये क्या है, नहीं ये तो कोर का बुक नहीं है, बट अगर आप आपके कोर की बुक देखोगे ना तो उसको है ना पूरा का पूरा जो है वो श्वेजर, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, एक सेकेंड, आपकी जो कोर की बुक है ना उसके अंदर सारे के सारे स्टैंडर्ड्स के एग्जांपल दिए हुए हैं, प्लस उसके बुक के बाद एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं। तो वो पूरा एमसीक्यूज मैं क्या करूंगा ना, एक दो लेक्चर में उसको अच्छे से रिकॉर्ड करके आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, और इसी इसी सीरीज के अंदर वो सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको अलग से वो ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। तो साथ साथ में ना हमारा एमसीक्यूज भी जो है वो होते चला जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। इंट्रोडक्शन, 7 स्टैंडर्ड्स और गिब्स, उसके बाद आपको एथिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज 15 to 20% ही बहुत 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 बड़ा वेटेज मतलब मैटर करता है। सो एथिक्स और इको, ये दोनों चीज़ का आपको एकदम प्रॉपर चीज़ मिल जाएगा। इको में भी सेम हम लोग जैसे जैसे टॉपिक्स करेंगे वैसे वैसे उन सब चीज़ों के क्या करते हुए चलेंगे, एमसीक्यूज करते हुए चलेंगे। क्या ये चीज़ क्लियर है? आई होप आपको ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से समझा होगा। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन एथिक्स अगर आपको समझा है तो आगे के सारे चैप्टर्स आपको क्या होंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? 100% पक्का। तो यहीं पर हम लोग हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।